आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत के रत्न सर रतन टाटा की जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में, जैसे कि इतने सफल होने के बाद भी उन्होंने शादी क्यों नहीं की, या फिर टाटा अंपायर इतना बड़ा है फिर भी सर रतन टाटा सबसे धनी लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आते। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो सर रतन टाटा को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और इनकी लाइफ स्टोरी से सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। अगर आप सफल लोगों से सीखने में विश्वास रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए बात करते हैं सर रतन टाटा के बारे में, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट और टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं। वो 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और कुछ समय के लिए एंट्रीम चेयरमैन भी रहे। सर रतन टाटा अपने प्रिंसिपल्स और प्रोमिसेस के लिए जाने जाते हैं। सर रतन टाटा अपने फायदे के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी कोई बिजनेस नहीं करते। शायद यही क्वालिटी है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है और इसी वजह से लोग उन्हें मैन विद नो हेटर्स भी कहते हैं, मतलब जिससे कोई नफरत नहीं करता। अब बात करते हैं सर रतन टाटा की अर्ली लाइफ और उनकी एजुकेशन के बारे में। सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत की एक पारसी फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा था, जो कि जमशेद जी टाटा के गोद लिए हुए बेटे थे। सर रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था। इसके बाद वो अपनी दादी जी के साथ ही रहे। सर रतन टाटा की प्राइमरी एजुकेशन मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए वो कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल गए। 1955 में रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। सर रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 7 वीक का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया और उस समय उनकी एज 38 ईयर्स थी। पहली बात जो हम रतन टाटा सर से सीख सकते हैं वो ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ाई पूरी करने के बाद सर रतन टाटा ने कुछ समय के लिए लॉस एंजलिस में जॉन्स एंड एमन्स कंपनी में काम किया। 1961 में भारत वापस आकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और वो चाहते तो अपने करियर के शुरुआती दौर से ही किसी अच्छी पोजीशन पे काम कर सकते थे, लेकिन लोगों के काम और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए उन्होंने टाटा स्टील जमशेदपुर में शॉप फ्लोर वर्कर का काम किया और साथ ही साथ टाटा ग्रुप के अन्य कामों से भी जुड़े रहे। दूसरी बात जो हम रतन टाटा सर से सीख सकते हैं वो ये है कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए पोजीशन से इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के बीच में रहकर उनकी स्थिति को समझा जाए। 1981 में सर रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट बने और उनकी काबिलियत को देखते हुए JRD टाटा जी ने उन्हें 1991 में टाटा एंड सन्स का उत्तराधिकारी बनाया। आज टाटा अंपायर जिस मुकाम पर है वहां पहुंचना टाटा अंपायर के लिए सर रतन टाटा के बिना असंभव था, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस से टाटा अंपायर को निकाल कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में खड़ा कर देना कोई आसान काम नहीं। तीसरी बात जो हम रतन टाटा सर से सीख सकते हैं वो ये है कि ग्रोथ के लिए काबिल होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं सर रतन टाटा और टाटा ग्रुप के नोबल वर्क के बारे में। टाटा ग्रुप एजुकेशन, मेडिसिन और रूरल डेवलपमेंट को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, जिसके कारण भारत में टाटा ग्रुप या फिर सर रतन टाटा को जरूरतमंदों की मदद करने वाले सबसे पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। टाटा हॉल, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में नवंबर 2018 में खोला गया, जिसका पर्पस भारत और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंसेज की रिसर्च को सपोर्ट करना था। इसके लिए टाटा ट्रस्ट ने $70 मिलियन की मदद की। टाटा ग्रुप ने भारतीय स्टूडेंट्स जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी स्टडी को सपोर्ट करने के लिए $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया, ताकि किसी भी इंडियन स्टूडेंट को फंड्स की वजह से एजुकेशन में दिक्कत ना आए। टाटा ग्रुप कंपनीज और टाटा चैरिटीज ने $50 मिलियन का डोनेशन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एग्जीक्यूटिव सेंटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया, जिसका नाम रतन टाटा सर के नाम पर ही टाटा हॉल रखा गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी को कॉग्निटिव सिस्टम और ऑटोनमस व्हीकल की रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए $35 मिलियन की डोनेशन दी, जो किसी भी कंपनी द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी डोनेशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन को सेटअप करने के लिए $950 मिलियन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अल्जाइमर डिजीज की रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए न्यूरो साइंसेज सेंटर खोला गया, जिसके लिए $750 मिलियन सर रतन टाटा ने दिए। इसके अलावा जब भी भारत देश ने किसी भी मुश्किल का सामना किया है, उस मुश्किल के समय में रतन टाटा सर मदद करने वालों में सबसे आगे रहे हैं, चाहे वो फिर कोई फ्लड की सिचुएशन हो या फिर कोविड-19, जब उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का दान देकर सभी देशवासियों का दिल जीत लिया था। ये बात बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब मुंबई के ताज होटल पर अटैक हुआ था तब रतन टाटा सर ने जितने भी लोग घायल हुए या मारे गए
उन सभी के परिवारों को लाइफ टाइम सैलरी के बराबर का कॉम्पनसेशन सिर्फ 20 दिनों में दे दिया था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि जितने लोग ताज होटल के बाहर थे, चाहे फिर वो चाय का ठेला लगाने वाले हों या पटरी पर सामान बेचने वाले, यहाँ तक कि जो पुलिस वाले घायल हुए, सर रतन टाटा ने उनको भी कॉम्पनसेशन दिया, जबकि उन लोगों का ताज होटल से कुछ भी लेना देना नहीं है। सर रतन टाटा की यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। चौथी बात जो हम सर रतन टाटा से सीख सकते हैं वो ये है कि लोगों की मदद करने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ, और प्रत्येक धर्म भी यही सिखाता है कि व्यक्ति को अपनी इनकम का एक हिस्सा देश, समाज या फिर लोगों के लिए दान कर देना चाहिए। मुंबई के ताज होटल पर अटैक से पहले पाकिस्तान की सरकार ने हजारों टाटा सुमो का ऑर्डर टाटा मोटर्स को दिया था। इसी बीच ताज होटल पर अटैक हो गया, और अटैक के बाद जब पाकिस्तान ने सर रतन टाटा को ऑर्डर के लिए कहा तो उन्होंने ये बोलते हुए ऑर्डर देने से मना कर दिया कि मुझे नुकसान उठाना मंजूर है, लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगा। उनकी ये क्वालिटी सिद्ध करती है कि वो एक सच्चे देशभक्त हैं। अब बात करते हैं सर रतन टाटा की लाइफ के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। एक बार एक इंटरव्यूअर ने सर रतन टाटा से पूछा कि आपको या टाटा ग्रुप को लग्जरी कार्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और लोगों ने भी कहा था कि जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कार्स के बिजनेस को खरीदना टाटा ग्रुप की बड़ी गलती होगी। बावजूद इसके आपने जैगुआर और लैंड रोवर के बिजनेस को खरीदा। और सर रतन टाटा इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। और देखा जाए तो बात सही भी है। किसी डिसीजन को लेने से पहले कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि डिसीजन सही होगा या गलत। हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे किसी डिसीजन के सही या गलत होने की कल्पना जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपकी कल्पना सदैव सही हो यह संभव नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैगुआर और लैंड रोवर आज टाटा ग्रुप के सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक है। छठी बात जो हम रतन टाटा सर से सीख सकते हैं वो ये है कि किसी भी डिसीजन को लिए बिना उसके सही या गलत होने के फैसले को नहीं किया जा सकता। किस्सा नंबर 2। सर रतन टाटा बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार इंडियन कार बनाने का डिसीजन लिया था तब सभी लोगों ने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दोस्तों ने भी कहा था कि आपको कमर्शियल व्हीकल का एक्सपीरियंस नहीं है और कार बनाने के लिए आपको किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। पर रतन टाटा सर ने ऐसा नहीं किया और अपनी पहली इंडियन कार को 1998 में लॉन्च कर दिया, जिसका नाम इंडिका था। इंडिका ने शुरुआत में ही 20% का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, लेकिन बहुत ही जल्द इंडिका की सेल्स गिर गई और 1999 में रतन टाटा सर ने इंडिका को सेल ऑफ करने का फैसला किया और फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड से बात करने के लिए सर रतन टाटा अपनी टीम के साथ यूएस से गए। ये मीटिंग 3 घंटे तक चली और इस मीटिंग में सर रतन टाटा को ये बोलकर ह्यूमिलिएट किया गया कि आपको अगर कार बनाने आती ही नहीं तो आपने कार बनाने का बिजनेस शुरू ही क्यों किया। सर रतन टाटा को ह्यूमिलिएट करते हुए इस मीटिंग में फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने इतना तक कह दिया कि इंडिका को खरीद कर फोर्ड कंपनी उनके ऊपर एहसान करेगी। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद सर रतन टाटा बहुत शांत थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इंडिका को नहीं बेचेंगे। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने अपने कार के बिजनेस पे फोकस करके टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाया। ठीक 9 साल बाद ईयर 2008 में फोर्ड कंपनी बैंकरप्सी फाइल करने की सिचुएशन में आ गई थी और तब रतन टाटा सर ने फोर्ड की लग्जरी कार डिवीजन की जैगुआर और लैंड रोवर कार को खरीदने की इच्छा जताई। इस बार बिल फोर्ड मुंबई के टाटा हेडक्वार्टर्स में सर रतन टाटा से मिलने आए। ये डील $2.3 बिलियन में फाइनल हुई और बिल फोर्ड ने सर रतन टाटा को कहा कि आप जैगुआर और लैंड रोवर का बिजनेस खरीद के फोर्ड कंपनी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। 7वीं बात हमें यह सीखने को मिलती है कि अगर आप मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो आपका समय जरूर बदलता है। किस्सा नंबर 3। एक बार सर रतन टाटा की कंपनी के मैनेजर ने उनसे पूछा कि सर मैं अपने पेन को कितना भी संभाल के रख लूँ वो कुछ ही टाइम में खो जरूर जाता है। मैं अभी तक बहुत सारे पेन खो चुका हूँ। सर रतन टाटा ने अपने मैनेजर की बात को ध्यान से सुना और उन्हें सलाह दी कि वो एक सोने का पेन बनवा ले। मैनेजर को रतन टाटा सर की बात बहुत अजीब लगी और उसने सोचा कि अगर सोने का पेन खो गया तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सर की एडवाइस थी और पेन खोने की समस्या का समाधान भी चाहिए था, तो उन्होंने सोने का पेन बनवा लिया। कुछ समय बाद जब रतन टाटा सर से वो मिला तो उसने सर से पूछा कि सर मैंने सोने का पेन बनवाया और बाकी पेन की तरह ये पेन नहीं खोया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये मैं नहीं समझ पाया। तब रतन टाटा सर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इंसान की आदत होती है कि वो कीमती चीज़ों की केयर ज़्यादा करता है और सोने का पेन साधारण पेन से बहुत कीमती है, इसलिए ये नहीं खोया। 8वीं बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि लाइफ में कीमती चीज़ों की वैल्यू अपने आप हो जाती है, इसलिए लर्निंग के थ्रू अपनी वैल्यू को बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है।
किस्सा नंबर 4। फरवरी 6, 2018 को प्रिंस चार्ल्स सर रतन टाटा को उनकी फिलांथ्रपी के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते थे। लंदन के बकिंघम पैलेस में सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन तभी सर रतन टाटा की एक डॉग की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को अपने ना आने की खबर ये देते हुए कही कि ऐसी सिचुएशन में वो अपने डॉग को अकेला नहीं छोड़ सकते। 9वीं बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि अपनों से जरूरी कुछ नहीं, ना ही कोई सम्मान, ना ही पैसा। अब बात करते हैं सर रतन टाटा की लाइफस्टाइल और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। सर रतन टाटा को उनके हम्बल और डाउन टू अर्थ बिहेवियर के लिए पीपल मैन भी कहा जाता है। सर रतन टाटा एनिमल लवर्स हैं और उनके पास अपने खुद के पेट डॉग्स हैं। सर रतन टाटा सुबह जल्दी उठकर अपनी बेटर हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक और मेडिटेशन करना पसंद करते हैं। सर रतन टाटा कार लवर्स होने के साथ साथ एक लाइसेंस्ड पायलट भी हैं और वो अपना पर्सनल जेट खुद उड़ाना पसंद करते हैं। सर रतन टाटा अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ना भी पसंद करते हैं। अब बात करते हैं सर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन विकिपीडिया, रतन टाटा सर की लाइफ में 4 बार ऐसी सिचुएशन आई जहां उनका शादी होना लगभग तय था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण की वजह से शादी नहीं हो पाई। रतन टाटा सर को अपने करियर के शुरुआती दिनों में जब वो लॉस एंजलिस में काम करते थे, उस समय एक लड़की से प्यार हो गया था। उसी समय सर रतन टाटा की दादी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा, और जिस लड़की से सर रतन टाटा प्यार करते थे उनके पेरेंट्स ने लड़की को रतन टाटा सर के साथ नहीं आने दिया, क्योंकि उस समय इंडो चाइना वॉर चल रहा था। कुछ समय के बाद लड़की के पेरेंट्स ने लड़की की शादी किसी और के साथ करवा दी, लेकिन सर रतन टाटा ने लड़की को दिए हुए कमिटमेंट की वजह से आज तक शादी नहीं की। 10वीं बात जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं वो ये है कि आपके शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं, निभाने के लिए होने चाहिए। अब बात करते हैं सर रतन टाटा और टाटा ग्रुप की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। नंबर 1, टाटा ग्रुप आज सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली प्राइवेट कंपनीज में से एक है। नंबर 2, आज टाटा ग्रुप का बिजनेस 100 से ज्यादा देशों में है और टाटा ग्रुप के अंडर 30 कंपनीज हैं, और ये 30 कंपनीज एक दिन में नहीं बनी, इन्हें बनने में 150+ ईयर्स का टाइम लगा है। नंबर 3, सर रतन टाटा के 21 सालों के करियर के दौरान टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 टाइम्स और प्रॉफिट 50 टाइम्स तक बढ़े, जो कि किसी भी बिजनेस ग्रुप की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नंबर 4, रतन टाटा सर को 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से ईयर 2000 में सम्मानित किया गया। नंबर 5, 2008 में भारत का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 6, रतन टाटा सर को असम वैभव से भी सम्मानित किया गया, जो कि असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और रतन टाटा सर उसको प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। नंबर 7, रतन टाटा सर ने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने 17 सालों तक टाटा फैक्ट्री में काम किया है। 11वीं बात जो हम रतन टाटा सर से सीख सकते हैं वो ये है कि एक ही लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। अब बात करते हैं साइरस मिस्त्री के बारे में। साइरस मिस्त्री के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साइरस मिस्त्री भी टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं। ये 2012 में जब रतन टाटा सर ने टाटा ग्रुप से रिजाइन किया तब साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया, लेकिन 2016 अक्टूबर में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया गया और सर रतन टाटा को इंटरिम चेयरमैन बनाया गया। साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन की पोजीशन से हटाने के कई कारण सुनने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो जापानीज कंपनी एंटिटी डोकोमो के टाटा टेली सर्विसेज के साथ अलायंस से एग्जिट करने को साइरस मिस्त्री ठीक से हैंडल नहीं कर पाए और वो जापानीज कंपनी को किए गए वादों को पूरा करना नहीं चाहते थे, और रतन टाटा को ये बात नापसंद थी क्योंकि सर रतन टाटा सदैव अपने बिजनेस एथिक्स और अपने शब्दों को फॉलो करने के लिए जाने जाते हैं। इस एक इशू की वजह से रतन टाटा सर को कानूनी उलझनों में पड़ना पड़ा। ईयर 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप की चेयरमैन पोजीशन से हटाया गया और ईयर 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया। 12वीं बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि बनाई हुई नीतियां सबके लिए एक जैसी रहनी चाहिए और उनका पालन सभी को करना चाहिए। अब जब बात सर रतन टाटा के बारे में हो रही हो तो इस सवाल की उत्पत्ति स्वाभाविक है कि इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेस होने के बाद भी वो रिच लोगों के लिस्ट में क्यों नहीं है। तो इसका कारण है जमशेद जी टाटा द्वारा बनाए गए टाटा ग्रुप के सिद्धांत कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रॉफिट का 60% से ज़्यादा हिस्सा डोनेशन के रूप में कंट्री को सर्व करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और रतन टाटा सर अपने बिजनेस में अपनी पर्सनल शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ाते जैसे बाकी बिजनेसमैन करते हैं। अगर रतन टाटा सर ऐसा करते तो शायद वो इंडिया के तो क्या वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति होते।
सर रतन टाटा भारत को एक खुशहाल देश बनाने में यकीन रखते हैं, इसलिए वो देश और देशवासियों के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो वो कर सकते हैं। देश के हित में काम करते हुए सर रतन टाटा ने स्वच्छ नाम से एक वाटर प्यूरिफायर भी लॉन्च किया, जिसकी कीमत 1500 से कम रखी गई ताकि एक मध्यम वर्गीय और उससे भी नीचे के परिवार उसको अफोर्ड कर सके। टाटा नैनो जैसी कार बनाकर उन्होंने कम आय वालों के लिए कार लेने के सपने को साकार करने में मदद की। टाटा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा कंपनी की वैल्यूएशन के सामने रिलायंस और अडानी ग्रुप भी बहुत छोटे हैं। 13वीं बात हम रतन टाटा सर से सीख सकते हैं कि लोगों के लिए काम करने वालों के पास पैसा अपने आप आता है। अब हम इस वीडियो के अंत की तरफ आ चुके हैं, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। क्या आप जानते हैं रतन टाटा सर के नाम के साथ सर क्यों लगाया जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताइए। सर रतन टाटा अभी 84 ईयर्स के हैं और हम उनकी अच्छी हेल्थ की कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो सर रतन टाटा के नाम पर इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी सर रतन टाटा के बारे में और ज़्यादा जान सकें। मिलते हैं फिर आपसे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।